हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मार्केट गुरुजी और आज हम डिस्कस करेंगे एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। एनपीएस ट्रस्ट में आप क्या एलिजिबल हैं, इसकी आपकी एलिजिबिलिटी पता करना है। आप क्या एलिजिबल है तो आपका कितना कंट्रीब्यूशंस होगा, अगर कंट्रीब्यूशंस होगा तो उस कंट्रीब्यूशन पे आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। टैक्स बेनिफिट के बाद आप क्या पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। आपका फ़ंड मैनेजर कौन रहेगा, आप एक्टिव चॉइस लोगे या फिर ऑटो चॉइस लोगे, और रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिलेगा आपको। ये सब सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ एनपीएस। जानते हैं कि एनपीएस क्या है। सबसे पहले तो एनपीएस स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2004 को, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था और 1 जनवरी 2009 से सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसे कंपलसरी कर दिया गया था। पर इसके अंदर जो भी आर्म फोर्स होती, इसका मतलब भारतीय सेना है, तो इसके अंदर नहीं आती क्योंकि उनका पेंशन सिस्टम अलग है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाया गया था जिसको बोलते हैं PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और डाटा को रखने के लिए एक CRA बनाया गया जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, वो है हमारा NSDL। और इसके सभी मेंबर्स को एक प्रान नंबर दिया गया जिसको बोलते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये पैन कार्ड के जैसे एक कार्ड इश्यू कर दिया जाता है, जो आप मेंबर होने के लिए जो भी इसका मेंबर है उसको एक प्रान नंबर दे के साथ एक कार्ड दे दिया जाता है जो पैन कार्ड के जैसे होता है। आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा लोगों में। बात करें एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको इंडिया का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग करते हैं एलिजिबिलिटी के साथ। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया में आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, आप इंडिया के नागरिक होना चाहिए। आप इंडिया में रहते हो या कहीं बाहर रहते हो, पर अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपको एंट्री करने के लिए इसमें एज होना चाहिए 18 साल से 65 साल पे। 18 साल के बाद और 65 साल से पहले आप कभी भी इसका मेंबर्स बन सकते हो। ये सभी इंडियन सिटीजन के लिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सभी के लिए हैं। अब बात करते हैं, जब अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, टायर 1 अकाउंट एंड टायर 2 अकाउंट। तो टायर 1 अकाउंट तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता है जिसको पेंशन अकाउंट भी बोलते हैं। ये तो आपका रजिस्ट्रेशन के साथ ही खुल जाता है। अगर आपको टायर 2 अकाउंट भी खुलवाना है तो एक अलग से सब्सक्राइबर फॉर्म आता है टायर 2 का, वो भर के अलग से फिल करना होता है। अगर आपको ज़रूरत लगे, आपको टायर 2 में कंट्रीब्यूशन करना है तो आप टायर 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप टायर 1 अकाउंट के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं आपको कितना कंट्रीब्यूशन इसमें करना पड़ेगा। अब एम्प्लॉयर की बात करें और एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉयर, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके केस में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो जो एम्प्लॉय होता है उसका बेसिक और DA होता है, उसका 10%, मैक्सिमम 10% तक वो इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है। मिनिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कंट्रीब्यूट नहीं भी करे तो भी चलता है। आप खुद एम्प्लॉय अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। अब एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये होता है मिनिमम 500 टायर 1 में। इसका मतलब हुआ आपको 6,000 रुपये प्रति ईयर, एवरी ईयर आपको 6,000 रुपीज़ इसमें डालने होंगे। ये आपका मिनिमम हो गया। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप कितना भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। पर जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया उसमें केवल 2 लाख रुपए तक की आपको एनपीएस में टैक्स में बेनिफिट मिलता है। वो आगे हम डिटेल से जानेंगे कि टैक्स बेनिफिट्स में क्या आएगा। अब बात करते हैं पेंशन फंड मैनेजर की। तो फंड मैनेजर कौन होता है, तो 7 पेंशन फंड मैनेजर बनाए हैं PFRDA ना। तो मेजर 7 AMC कंपनी हैं, उन सभी के इसके अंदर पेंशन फंड मैनेजर हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोई फंड मैनेजर सेलेक्ट नहीं किया है तो आपका पेंशन फंड मैनेजर SBI पेंशन फंड रहेगा। ये क्या करता है कि जो आपने पैसे लगाए हैं 500 रुपीज़ सपोज आपने लगाए हैं, तो इनकी NAV होती है। NAV का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू। आप जो 1 यूनिट खरीद रहे हो उसकी वैल्यू है, उसको बोलेंगे हम NAV। तो आपने जो 500 रुपीज़ लगाए, सपोज इनका NAV 20 रुपये है, तो आपको ये 25 यूनिट्स दे देंगे। अब NAV का रेट एवरी डे मार्केट बेस के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। लॉन्ग टर्म में हालांकि बढ़ता है, बट डेली बेस पे कम ज़्यादा चलता रहता है। उसके बेस पे आपका जो पेंशन अमाउंट होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। अब अगर आप किसी कॉर्पोरेट्स के थ्रू में एनपीएस चालू करवा रहे हो तो कॉर्पोरेट्स अपना पेंशन फंड मैनेजर चुन लेती है। किसी कंपनी ICICI चुनती है, कोई रिलायंस चुनती है, कोई कोटक चुनती है।
वो उनका बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता है। तो आप उस बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट को भी चेंज कर सकते हो। किसी कंपनी में ICICI पेंशन फंड है तो उसको आप LIC बना सकते हो, UTI बना सकते हो या कोटक भी बना सकते हो, या ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना फंड मैनेजर किसको रखना है। आगे आते हैं अब स्कीम पे। तो जो आपने पैसा लगाया वो आपने टायर 1 अकाउंट में लगा दिया, NAV मिल गई, पर उस NAV में जो पैसा लगाया है वो 3 जगह पे जाके इन्वेस्ट होगा। कौन सी जगह पे इन्वेस्ट होगा, हम यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इन्वेस्टमेंट स्कीम टाइप दिया हुआ है। तो स्कीम E है, स्कीम C है और स्कीम G है। स्कीम E होती है इक्विटी की स्कीम। इक्विटी की स्कीम का मतलब होता है जो आपका फंड मैनेजर होता है वो इक्विटी में पैसा लगाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। स्कीम C होती है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड या कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। इसमें जो प्राइवेट कंपनीज होती है, AAA रेटिंग कंपनीज होती है, उनके बॉन्ड्स होते हैं। थर्ड आता है कॉर्पोरेट, थर्ड आएगा स्कीम G जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, इस पर भी 8 से 9% फिक्स रिटर्न मिलता है। और फोर्थ स्कीम है स्कीम A जिसको बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट में आता है जो बची हुई सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं, रेजिडेंशियल बॉन्ड होते हैं, वो सब बॉन्ड इसके अंदर में, मोर्टाज बॉन्ड होते हैं, सब इसके अंदर में कवर हो जाते हैं। तो मेनली आपको फोकस करना है ECG। ECG बोलते हैं इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड। तो आपका पैसा 3 में लगेगा, E में, C में और G में। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ऑटो ऑप्शंस और एक्टिव ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस आते हैं आपके पास। ऑटो ऑप्शंस लोगे तो क्या होगा, एक्टिव ऑप्शंस लोगे तो क्या होगा, डिटेल से जानते हैं। ऑटो ऑप्शंस में आपको दिमाग नहीं लगाना होगा कि आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, बस आपको ये सेलेक्ट करना है कि मुझे ऑटो में कौन सा मोड लेना है। 3 मोड हैं यहाँ पे होते हैं, LC25, LC50, LC75। बात करते हैं एक एक मोड की डिटेल वाइज। LC25 मोड में होगा कि आपका 25% पैसा है वो इक्विटी में लगेगा, 45% पैसा आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगेगा और बचा हुआ 30% पैसा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड में लगेगा। ये हुआ LC25। आगे क्या होगा, आपकी एज 35 साल 35 ईयर्स होगी, वहाँ तक ये चलता रहेगा। LC25 का जो रूल है वो चलता रहेगा। जैसे आपकी एज 35 प्लस होगी, आपका जो इक्विटी का एक्सपोजर और कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक्सपोजर धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और 55 ईयर की एज में जाके इक्विटी हो जाएगा आपका 5%, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो जाएगा आपका 5% और गवर्नमेंट बॉन्ड हो जाएगा 90%। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपका पेंशन अमाउंट है सिक्योर होना चाहिए, सिक्योर हो और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक लो रिस्क में जाना पड़ेगा। लो रिस्क का मतलब गवर्नमेंट्स बॉन्ड सबसे जो लो रिस्क है यहाँ पे, इक्विटी सबसे हाई एक्सपोजर, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड मीडियम एक्सपोजर और गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिनिमम एक्सपोजर। तो आपका जो सारा पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ऑटो मोड में। अब LC25 ये सबसे सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, सबसे कम रिस्क हैं इसके अंदर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है LC25 के बाद आएगा LC25 के बाद LC50। LC50 में क्या होगा, आपका जो इक्विटी का अमाउंट है वो 50% रहेगा, गवर्नमेंट्स बॉन्ड है वो 20% रहेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो 30% रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि 18 से 35 तक तो आपका 50-20-30 चलता रहेगा, पर उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इसका रेशियो भी कम होता चला जाएगा उससे पेस्ट मोड की तरफ। थर्ड ऑप्शन आता है LC75। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 75% इक्विटी रहेगा स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट बॉन्ड रहेगा आपका 15% और कॉर्पोरेट रहेगा आपका 10%। तो सबसे कंजर्वेटिव अप्रोच की बात करेंगे तो हम रहेगा आपका 25, फिर 50, फिर 75। तो अगर आप सेफ मोड में जाना चाहते हो तो 25 चुने, तो मीडियम रिस्क लेना चाहते हो तो 50 चुने और हाई रिस्क लेना चाहते हो तो 75 चुने। तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। ऑटो मोड में आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप कोई ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो आप अपने आप ऑटो मोड में जाएंगे और 25 ऑप्शन आपके लिए चुन दिया जाता है। इस ऑप्शंस को आप कभी भी बदल सकते हैं। इसको बदलने के लिए 1 साल में 2 बार लिमिट होती है, 2 बार आप बदल सकते हैं। थर्ड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ऑटो ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है एक्टिव ऑप्शन। एक्टिव ऑप्शन में क्या होगा कि आपको परसेंटेज डिसाइड करने का मौका दिया जाएगा कि आपको इक्विटी में लगाना है। उसमें आपके पास 3 ऑप्शन है कि इक्विटी में 25, 50 या 75 लगा सकते हो।
पर मुझे 40 लगाना है, मुझे 60 लगाना है, तो उसके लिए आपको एक्टिव ऑप्शन में जाना पड़ेगा। एक्टिव ऑप्शन में जाके आप वहाँ पे फिल करोगे कि मुझे 0 से 75 लिमिट है, आप कितना भी परसेंट इसमें डाल सकते हो इक्विटी में, कि मुझे इतना परसेंट इक्विटी जाना है, 35, 36, 37, जो भी ओड नंबर आपको चाहिए, इवन नंबर चाहिए, वो आप इसमें जाके लगा सकते हो। आप पूरा पैसा चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना है, मुझे तो इक्विटी में जाना ही नहीं, फुल सेफ मोड में जाना है, तो आप एक्टिव में जाके पूरा 100 का 100 अमाउंट गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा सकते हो। आपको चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट में कॉर्पोरेट में डिवाइड करना है, तो 50-50 कर सकते हो। जैसा भी आप चाहिए वैसा आप ECG में डिवाइड कर सकते हो एक्टिव मोड में जाके। और यहाँ से आप चाहो तो अल्टरनेट में भी 5% डाल सकते हो, बस प्रीफर करते हैं कि आपको अल्टरनेट में नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ से आपके माइंड में 2 क्लियरिटी होना चाहिए कि मुझे एक्टिव में जाना है या ऑटो में जाना है। ऑटो में जाना है तो 3 ऑप्शन है, 25, 50, 75। एक्टिव में जाना है तो आप खुद अपने हिसाब से ऑप्शन बना सकते हो कि मुझे रेशियो मेंटेन करना है कि 40 इक्विटी बचा 60, उसको मैं 30 गवर्नमेंट में, 30 कॉर्पोरेट बॉन्ड में। जो आपको रेशियो पसंद आता है, जितना आप रिस्क लेना चाहते हो वो रिस्क आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब आगे देख लेते हैं कि जो रिटर्न मिला है आपको, एक पिछले 5 साल का रिटर्न जो NPS चालू हुआ था उसके बाद से रिटर्न है, ये जून 2019 तक का अपडेट डाटा है। इसके हिसाब से क्या है, कितना आपको रिटर्न मिलता है, कितना कैसे हैं वो देखेंगे। सबसे ऊपर देखो, जो कंपनी है वह बिरला सन लाइफ पेंशन स्कीम है, HDFC पेंशन स्कीम है, ICICI प्रूडेंशियल हैं। इस टाइप से आपकी जो 7 कंपनी हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो ये 7 आपके फंड मैनेजर हो गए जो स्टार्टिंग में दिखाए थे। अगर आपने कोई फंड मैनेजर नहीं चूज किया तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट फंड मैनेजर हो गया SBI पेंशन फंड। तो SBI की बात करते हैं, तो SBI का जो रेड लाइन में है वो 1 साल का रिटर्न दिया हुआ है, जो येलो लाइन है वो 3 साल का है, और जो ग्रीन लाइन है वो 5 साल का रिटर्न है। तो पहला कॉलम है इक्विटी का। इक्विटी में बात करते हैं कि SBI ने दिया 2% का रिटर्न, 3 साल में 8% का रिटर्न, और 5 साल में भी 8% का रिटर्न। तो अभी हम केवल 1 साल का कंपेयर करते हैं, 5 साल 3 साल छोड़ देते हैं। तो 1 साल में इक्विटी ने दिया 3% का रिटर्न केवल, गवर्नमेंट बॉन्ड ने दिया 18% का रिटर्न, और कॉर्पोरेट बॉन्ड ने दिया आपको 14% का रिटर्न। तो आप इसको 3 साल 5 साल का रिटर्न देख के भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इक्विटी में कितना लगाना है, बॉन्ड में कितना लगाना है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना लगाना है। तो हम 5 साल में बात करेंगे तो 10% के लगभग दिया गवर्नमेंट ने, 10% दिया इसने, और लगभग 8% दिया इक्विटी में। तो इन सबको देख के आप अपना रेशियो डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कॉर्पोरेट को कितना देना है, गवर्नमेंट को कितना देना है, और इक्विटी फंड में कितना पैसा लगाना है। पर एक बात यहाँ पे याद रखने की है कि आपको केवल फंड सेलेक्ट करना है, फंड मैनेजर सेलेक्ट करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे बिरला सन लाइफ का इक्विटी चाहिए और UTI का कॉर्पोरेट बॉन्ड चाहिए और LIC का गवर्नमेंट बॉन्ड चाहिए, ऐसा नहीं। केवल आपको जो मिल रहा है HDFC पेंशन फंड आपने लिया है तो इसी का इक्विटी लेना पड़ेगा, इसी का गवर्नमेंट बॉन्ड लेना पड़ेगा, और इसी का कॉर्पोरेट बॉन्ड लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि इसका गवर्नमेंट बॉन्ड का अच्छा है, इसका इक्विटी का अच्छा है, उसका कॉर्पोरेट का अच्छा है, तो हम एक दूसरे का नहीं ले सकते। हमको केवल पेंशन फंड मैनेजर फिक्स करना है, उसके बाद उसका इक्विटी, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट तीनों का रेशियो देख के हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा फंड मैनेजर के पास हमको जाना है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, कभी भी आप चेंज कर सकते हो। नहीं करोगे तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न चल रहा है वो चलता रहेगा। क्वेश्चन ये है कि आप जितने एक्टिव रहोगे, जितने मार्केट को देखोगे, जितना चेंज करोगे, उतना आप ही के पैसों के लिए फ़ायदा है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट SBI पेंशन फंड, ऑटो में LC25 पेंशन स्कीम चलती रहेगी। आगे बात करते हैं टैक्स बेनिफिट, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको NPS में कंट्रीब्यूशन करने से कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर ने जितना आपके अकाउंट में पैसा मिलाया उसकी मैक्सिमम लिमिट थी 10% आपके बेसिक DA की। तो जितना उन्होंने मिलाया मैक्सिमम 10%, तो उतना आपको वापस छूट मिल जाएगी 10% की। सेक्शन 80CC-D2 से आपको वहाँ डालना है कि मेरे एम्प्लॉयर ने इतना कंट्रीब्यूशन किया। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपकी ग्रोस सैलरी में ऐड होके आएगा और आप वहाँ पे डालोगे 80CC-D2 में, तो आपको वहाँ पे उतने पैसे मिल जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉयर ने आपका पैसा मिलाया और उसको आपको टैक्स में रिबेट मिल गई, तो ना, इसका मतलब हुआ आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं बढ़ी। अब आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में क्या होगा कि आपका जो टायर 1 का कंट्रीब्यूशन है उसकी 80CC-D1
CCD1 में आपको मिलेगी 1,50,000 रुपये की छूट। ये ATC का एक पार्ट है। ATC में आपको छूट मिलती है 1,50,000 की। अगर आपका ATC 1,50,000 हो गया है तो जो आपने NPS में कंट्रीब्यूशन किया है वो आपका चला जाएगा ATCCD1B 50,000 एडिशनल टैक्स बेनिफिट जिसको बोलते हैं। तो अगर आपने NPS में कंट्रीब्यूशन किया है 50,000 या 60,000 जो भी किया है वो आपका 1B में चला गया। अगर आपका ATC पुरानी है तो पहले ATC में जाएगा, अगर ATC बढ़ गया है तो उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन 1B में चला जाएगा। इस तरह कुल मिला के आप 2 लाख रुपए की टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। अगर आपने टायर 2 में कंट्रीब्यूशन किया है तो इसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये है टायर 1 और टायर 2 का टैक्स बेनिफिट। तो इसका मतलब आपको केवल टायर 1 में कंट्रीब्यूशन करना है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टायर 2 में करोगे तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब आती है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये सब देखते हैं। तो इसके लिए आपको 4 रीज़न हैं जिसके लिए आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। पहला रीज़न है हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन एंड परचेज अथवा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। घर खरीदने के लिए भी आप निकलवा सकते हो, पर उसमें एक रीज़न है कि आपके नाम पर पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए। 4th रीज़न है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस, कैंसर, पैरालिसिस, ETC। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 इलनेस डिफाइन किया हुआ है उसमें से कोई भी बीमारी अगर आपको हो जाती है तो उस केस में भी आप पार्शियल विड्रॉल ले सकते हो। अब कितना विड्रॉल ले सकते हो ये डिपेंड करेगा आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। जो आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसका 25% आप निकाल सकते हो। इसका मतलब टायर 1 में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, उसका ओनली 25% आप बाहर ले सकते हो। कितनी बार ले सकते हो उसकी फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में भी एक रूल है। अगर आपने आज लिया है तो सपोज आपने लिया है हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस के लिए आपने पार्शियल विड्रॉल ले लिया है। अब नेक्स्ट टाइम आपको मैरिज ऑफ चिल्ड्रंस लेना है तो उसके बीच में आपका मिनिमम गैप 5 ईयर्स का होना ज़रूरी है। अगर आपका मिनिमम 5 ईयर्स का गैप नहीं है तो आपको घर खरीदने के लिए या मैरिज ऑफ चिल्ड्रन के लिए आपको पार्शियल विड्रॉल नहीं मिलेगा। केवल और केवल अगर आपको कुछ स्पेसिफाइड इलनेस हो जाती है तो 5 साल से पहले तभी आपको पार्शियल विड्रॉल मिल सकता है, अदरवाइज किसी केस में आपको पार्शियल विड्रॉल नहीं मिलेगा। ये सब क्लियर है पार्शियल विड्रॉल। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट पेंशन। अगर आपने पार्शियल विड्रॉल ले लिया है 3 टाइम्स लाइफ में तो उसके बाद भी आपके पास जो कॉर्पस मिला है उसकी आपको पेंशन मिलने वाली है। तो वो पेंशन कैसे मिलेगी वो सब भी हम देखते हैं। जब आप 60 साल पूरे कर लेते हो तो आपको 60% लमसम अमाउंट मिल जाता है टैक्स फ्री, और जो 40% बचता है उसको बोलते हैं एन्युटी, उसकी आपको मंथली पेंशन मिलती है। अगर आपको पेंशन मंथली पेंशन बढ़वानी है तो आपके पास ऑप्शन है कि 40% को बढ़ा के 50%, 60%, 70% जितना चाहिए आप उतना कर सकते हो। बाकी बचा उसको एक लमसम अमाउंट में आप ले सकते हो। अप टू 60% तक टैक्स फ्री रहेगा, उससे कम लोगे तो भी टैक्स फ्री रहेगा। सेकंड ऑप्शन है बिफोर 60। अगर आप 60 के पहले NPS छोड़ना चाहते हो तो फिर क्या होगा, तो उस केस में होगा कि आपको केवल 20% अमाउंट ही मिलेगी, वो भी टैक्स फ्री, और 80% है उसकी आपको कंपलसरी मंथली पेंशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि 60 साल से पहले छोड़ने का कोई मतलब नहीं है NPS, क्योंकि आपको पेंशन ही लेनी पड़ रही है तो फिर मतलब क्या है, वो 60 के बाद ही लेंगे ना, तो 40% की पेंशन लेंगे और 60% लमसम लेंगे। थर्ड ऑप्शन होता है यहाँ पे कि अगर 60 के पहले अगर हम डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा कि 60 के पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका NPS कंट्रीब्यूशन रुक जाएगा, और जो आपका लमसम बना था वो पूरा का पूरा आपका नॉमिनी उनको मिल जाएगा। उसमें कोई लमसम एन्युटी जैसा नहीं है, जितना अमाउंट कॉर्पोरेट जनरेट हुआ पूरा का पूरा एक साथ उनको मिल जाएगा। इतना ही है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है कि सारे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे कि पेंशन रिटायरमेंट हो गया, तो उसके पहले हैं कि हम एक्टिव चॉइस में जाए या ऑटो चॉइस में जाए, हम हमारा फंड मैनेजर कैसे डिसाइड करें, कौन सा लेटेस्ट फंड है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, किसकी NAV कम ज़्यादा होती है, किसका रिटर्न अच्छा है। तो ये सब जानना बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद वो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
और अपने फ्रेंड जोन को शेयर करें ताकि सबको धीरे धीरे एनपीएस समझ में आ जाए। और जो भी आपके डाउट्स हैं स्पेशली इन कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें ताकि अगले वीडियो में उन सबको कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।